जुडिशियल रिव्यू एंड नाइन्थ शेड्यूल में रिलेशन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी एंड फॉर स्टेट सर्विसेज ऑल्सो। सो एक सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का ओरिजिन एंड इसकी कैटेगरीज और टाइप्स, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब देखेंगे जुडिशियल रिव्यू ऑफ द नाइन्थ शेड्यूल। नाइन्थ शेड्यूल का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये पिक्चर में आया, गवर्नमेंट को इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। देन लक्ष्मीकांत में अराउंड 5 to 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे उनको। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे, देन स्कोप एंड लास्ट कवर करेंगे इम्पोर्टेंस। नाइन्थ शेड्यूल की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नाइन्थ शेड्यूल एक स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल कैसे है कि अगर कोई भी सेंट्रल और स्टेट लॉ नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करा जा सकता है, चाहे फिर इस सेंट्रल और स्टेट लॉ ने किसी राइट को वायोलेट भी करा हो। ये नाइन्थ शेड्यूल ऐड करा जाता है बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। इस अमेंडमेंट ने दो चीजें करी थी। फर्स्ट आर्टिकल 31B ऐड करा गया, एट द सेम टाइम नाइन्थ शेड्यूल ऐड करा गया। उसी टाइम पर ही एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 31A। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हो गया था, तो विद इन 14 मंथ ही एक अमेंडमेंट आ जाती है। इट मीन्स कोई मेजर रीजन रहा होगा। रीजन क्या था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी उसके पास मेजर चैलेंज था इंडिया की पॉवर्टी, इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि उस टाइम पर इंडिपेंडेंस से पहले कुछ रिच लोग थे, कुछ रिच जमींदार थे, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास लैंड का मेजर पोर्शन था एंड बाकी के जो पुअर लोग थे उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि कुछ एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म्स करने चाहिए, दैट इज अग्रेरियन रिफॉर्म लेके आने चाहिए एंड कुछ रिजर्वेशन लॉज भी लेके आने चाहिए। इसके लिए फिर गवर्नमेंट लेके आती है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स फॉर वेरियस स्टेट्स। हर एक स्टेट को अपना एक लॉ लेके आना है एंड उसके लिए फिर वो जो मेजर एक बड़ी लैंड थी उसको डिवाइड करेगी, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, पुअर लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिससे फिर इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी कम होगी। गवर्नमेंट को ऐसा लगा। बट प्रॉब्लम क्या थी कि उस टाइम पर प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट था थ्रू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F एंड थ्रू आर्टिकल 31। तो जिन जमींदार की लैंड छीन कर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा तो फिर वो जाएंगे वेरियस हाई कोर्ट्स के पास, अपनी स्टेट के हाई कोर्ट के पास। कुछ हाई कोर्ट्स ने गवर्नमेंट के इस एक्शन को, इस रिफॉर्म को वैलिडेट ठहराया। कुछ हाई कोर्ट ऐसे थे जिन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो देखिए गवर्नमेंट को क्या लगा, उस टाइम की जो जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, कि उनको लगा कि जो लॉयर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस का मिस यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए गवर्नमेंट तो अपना जो काम है वो कर रही है, उस गवर्नमेंट को लगा कि हमें अपना काम ये करना है क्योंकि ये इन इक्वालिटी को और पॉवर्टी को कम करने के लिए है। तो अब देखिए इस जो हाई कोर्ट के डिसीजन थे जिन्होंने गवर्नमेंट के डिसीजन को फेवर करा, उसके अगेंस्ट फिर जमींदार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 रिट ज्यूरिसडिक्शन का यूज करके। अब सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद केस 1951 में फिर जजमेंट देती है। जजमेंट क्या देती है कि फंडामेंटल राइट को वायोलेट नहीं करा जा सकता इवन फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट गवर्नमेंट को तो इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना था, इसलिए फिर इस जो जजमेंट दी थी शंकरी प्रसाद केस में, इसको चैलेंज करने के लिए ही गवर्नमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आती है 1951 में। इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 31B एंड 9th शेड्यूल आता है। 31B का मेन पर्पस क्या होता है कि कोई भी एक्ट एंड कोई भी रेगुलेशन जिसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया बाय गवर्नमेंट, उसको चैलेंज नहीं करा जाएगा इस बेसिस पर कि उस एक्ट ने किसी फंडामेंटल राइट को वायोलेट करा है। अब यहाँ पर आपने क्या ध्यान पर रखना है कि यहाँ पर वर्ड यूज करा गया है एनी। तो आर्टिकल 31B क्या कहता है कि किसी एक्ट और रेगुलेशन को जिसको 9th शेड्यूल में ऐड करा गया है उसने अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को वायोलेट करा है तब भी उसको चैलेंज नहीं करा जाएगा। आर्टिकल 31A से ये डिफरेंट कैसा था, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 लॉज को ही प्रोटेक्शन दी गई थी।
इन 5 लॉज को हमने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो यहाँ पर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। बस यहाँ पर सुने कि आर्टिकल 31A ने बोला कि सिर्फ 5 लॉज को ही प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर उन लॉज ने 14 एंड आर्टिकल 19 को वायोलेट करा है। बट जो आर्टिकल 31B था इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड था। इसने क्या कहा कि किसी भी लॉ को अगर 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा किसी एक्ट और रेगुलेशन को, उसने चाहे किसी भी फंडामेंटल राइट को वायोलेट करा हो तब भी उसको चैलेंज नहीं करा जाएगा। तो ये 9th शेड्यूल आया था थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 एंड फर्स्ट टाइम जब ये आया था तो इसने 13 एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को इंक्लूड करा था 9th शेड्यूल में। विद टाइम इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, अब ये 282 है। लास्ट एंट्री जो है इस 9th शेड्यूल में लॉज की वो है 284, बट जो एक्चुअल नंबर बनता है वो 282 ही बनता है, क्योंकि कुछ एंट्रीज को बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 डिलीट कर दिया गया है। उन एंट्रीज का नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी के लिए तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मे बी स्टेट एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो एंट्रीज हैं 87, 92 एंड लास्ट है एंट्री 130। तो इन एंट्रीज को रिमूव कर दिया गया है बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। अदरवाइज जो एक्चुअल नंबर है वो 282 ही बनता है। अब जितने भी लॉज इस 9th शेड्यूल में इंक्लूड करे हैं वो मैक्सिमम लॉज जो स्टेट लॉ हैं वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है एंड जमींदारी सिस्टम को खत्म करने से रिलेटेड है। मैंने पहले ही बता दिया है कि मेन गवर्नमेंट के पास जो प्रॉब्लम थी वो इंडिया की पॉवर्टी थी। इंडिया की पॉवर्टी गवर्नमेंट को क्या लगा, इसलिए है क्योंकि जो लैंड का बड़ा पोर्शन है सिर्फ वो कुछ ही लोगों के पास है और जो बाकी के लोग हैं वो बिल्कुल ही लैंडलेस है। इसीलिए ही गवर्नमेंट ये लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स भी लेके आती हैं, जिसको फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जमींदार चैलेंज करते हैं। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है। इसी अमेंडमेंट से ही 9th शेड्यूल एंड आर्टिकल 31B भी आता है। अब देखते हैं कुछ रिलेटेड केसेस को। ओके, वैसे मैंने यहाँ पर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं प्रीलिम्स के, यूपीएससी आईएएस, एंड एक मेंस का क्वेश्चन लगाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पर नहीं लगाए हुए हैं। प्लीज आप अपने पास एक क्वेश्चन बुकलेट रखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर किसी के पास अगर कोई स्टेट सर्विसेज की प्रेपरेशन कर रहा है तो उसके लिए आप घटना चक्र इंग्लिश वर्जन उसका फॉलो कर सकते हो, वो भी अच्छा है। एंड इसके अलावा मृणाल सर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट आती है वो भी बहुत अच्छी है यूपीएससी के लिए। ओके, अब देखिए 9th शेड्यूल एंड जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो क्या है। पहले तो 13 एक्ट्स में थे उसमें ओरिजिनली, फिर उसके बाद नंबर इंक्रीज हुआ और जो मैक्सिमम लॉज हैं इसमें वो स्टेट के जो लॉज हैं वो लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से डील करते हैं। बाकी के जितने भी लॉज होंगे वो पार्लियामेंट के लॉ होंगे जो बाकी के मैटर से डील करेंगे। अब जो रिलेटेड केसेस हैं वो सबसे पहले है केशवानंदा भारती केस जजमेंट 1973, देन है वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 एंड देन है IR कोल्लो जजमेंट। यही एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू। ये दोनों ही टॉपिक IR कोल्लो जजमेंट के बिना इनकम्प्लीट है। इसके बिना ये आंसर जो आप मेंस में लिखोगे वो इनकम्प्लीट होगा। देखिए केशवानंदा भारती जो केस था इसमें हमने बहुत बार देख लिया है। 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट आई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट लेके आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है तो उसको कर्टेल नहीं करा जा सकता, उसको खत्म नहीं करा जा सकता। जैसे कि आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो पार्लियामेंट और गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इस आर्टिकल 14 के रूल ऑफ लॉ को खत्म नहीं कर सकता है। तो केशवानंदा भारती केस में आया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। अब नेक्स्ट आता है फिर बमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ही रीअफर्म और रीएस्टैब्लिश करा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके थ्रू किसी लॉ को 9th शेड्यूल में ऐड करा गया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर 24 अप्रैल 1973 के बाद आई है, क्योंकि देखिए जो केशवानंदा भारती जजमेंट थी ये आई थी 24 अप्रैल 1973 को। वमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी को ही कट ऑफ डेट यूज करा कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9th शेड्यूल के लिए
आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज करा जा सकता है तब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट हो। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको 9th शेड्यूल में भी रख दिया गया है उसको तब भी चैलेंज करा जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसको भी चैलेंज करा जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड करी गई हो। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ही रीअफर्म करा था। बट मेन जजमेंट आती है IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब इसमें देखिए ना, दो चीजें हुई थी, इनफैक्ट तीन चीजें हुई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस कट ऑफ डेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ऑन एंड आफ्टर 24 अप्रैल 1973, दूसरा पार्ट इसमें बनाया गया बिफोर 24 अप्रैल 1973। पहले वाले में इसमें क्या करा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इफ लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल वायोलेट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 एंड 21 एंड ऑल्सो बेसिक फीचर। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेसिकली क्या बोला था कि कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट 9th शेड्यूल में ऐड कर रही है उसको ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि देखिए 9th शेड्यूल जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद गवर्नमेंट ने तो अपने लॉज को एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी थी कि इन लॉज को तो कभी चैलेंज करा ही नहीं जा सकता, किसी भी बेसिस पर चैलेंज नहीं करा जा सकता। स्पेशली आर्टिकल 31B ने तो ये बोल दिया कि चाहे किसी भी फंडामेंटल राइट की वायोलेशन हो, जो लॉ एक बार 9th शेड्यूल में ऐड हो जाएगा उसको चैलेंज नहीं करा जा सकता। लेकिन IR कोलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल में ऐड हो गया है उसको गवर्नमेंट ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दे सकती, दैट इज कंप्लीट फ्रीडम और कंप्लीट प्रोटेक्शन किसी भी लॉ को नहीं दी जा सकती अगर कोई ऐसा लॉ है जो इन आर्टिकल्स को वायोलेट करे एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को वायोलेट करे। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 जो है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स मिली हुई हैं एंड आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। तो देखिए अगर कोई लॉ इनकी वायोलेशन करता है एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर की वायोलेशन करता है तो अगर वो लॉ 9th शेड्यूल में भी है तब भी उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर चैलेंज करा जा सकता है, उसको रिव्यू करा जा सकता है। बट अगर कोई लॉ 24 अप्रैल 1973 से पहले ही 9th शेड्यूल में ऐड हो गया है तो वो लॉ फिर जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेगा कि अब इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता है क्योंकि ये कट ऑफ डेट से पहले ही इंक्लूड कर दिया गया है। थर्ड IR कोलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई भी लॉ जिसकी जो 9th शेड्यूल में ऐड करा गया था एंड कोर्ट ने उसको ऑलरेडी अपहेल्ड कर दिया है, उसको ऑलरेडी वैलिडेट कर दिया है, तो उस लॉ को फिर वापस में चैलेंज नहीं करा जा सकता। ये भी IR कोलो जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। अब देखिए जब ये जजमेंट दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट कंक्लूजन्स दिए थे, डिफरेंट इन्फ्रेंसेस दिए थे। वो कंक्लूजन्स क्या थे उनको अब देखेंगे। इनमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट टेस्ट दिए थे कि कैसे चेक करा जाएगा कि किसी जगह पर कोई लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहा है या नहीं, फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है या नहीं। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट दिए थे। जजमेंट के ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंक्लूजन्स दिए थे। वो कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट पॉइंट समझने से पहले प्लीज रिमेंबर, फंडामेंटल राइट्स में जितने भी राइट हैं वो सारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। अगर आर्टिकल 14 का रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो ऐसे ही आर्टिकल 25 रिलीजन से रिलेटेड जो है ये भी है, आर्टिकल 30 वगैरह भी है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। तो इन राइट्स को, इन जो फंडामेंटल राइट्स में ये दिए गए हैं, इनको चेंज करा जाता है, इनको बहुत बार मॉडिफाई भी करा जाता है, इनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी गवर्नमेंट लेके आती है। तो अब फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है, लॉ इन द 9th शेड्यूल विच वायोलेट पार्ट 3। अब देखिए अगर कोई गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट कोई लॉ लेके आता है, लेजिस्लेचर कोई लॉ लेके आता है एंड उसको 9th शेड्यूल में रख दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये लॉ दो चीजें कर सकता है रिलेटेड टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को तो वायोलेट कर रहा है
बट वो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसके ऊपर फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दिस लॉ विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, इसके अगेंस्ट कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम अगर कोई लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है, बट वो फंडामेंटल राइट जो था वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, जैसे कि अगर एग्जांपल लें आर्टिकल 14 की, गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लेके आता है, एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा ऑर्डर लेके आता है, पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लेके आता है जो आर्टिकल 14 को चेंज करना चाहे, तो फिर ये क्या होगा, ये वायोलेशन हो जाएगी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की। एंड इट मीन्स जो केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया गया है, वामन राव केस में रीअफर्म करा गया है, एंड एट द सेम टाइम IR कोलो जजमेंट के अगेंस्ट ये आफ्टर 24 अप्रैल 1973 भी है। तो ऐसे लॉ को फिर राइट्स टेस्ट करके और डायरेक्ट इम्पैक्ट और इफेक्ट टेस्ट के थ्रू चेक करा जा सकता है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट कर रहा है, क्या ये ऐसा लॉ है जो 9th शेड्यूल में तो रख दिया गया था, बट ये ऐसे फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। अब ऐसे लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कैसे चेक करा जाएगा, थ्रू राइट्स टेस्ट, और इसी का ही नाम है डायरेक्ट इम्पैक्ट और इफेक्ट टेस्ट। ये टेस्ट क्या कहता है कि किसी लॉ और किसी अमेंडमेंट की फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, उस अमेंडमेंट की नेचर क्या है, उस अमेंडमेंट की उस लॉ की स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो लॉ एग्जीक्यूटिव लेके आया है, क्या वो लॉ थ्रू पार्लियामेंट आया है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट्स टेस्ट क्या कहता है, बस इंपॉर्टेंट क्या है उस लॉ का कॉन्सिक्वेंस, उस लॉ की रेपरकशन क्या है, वाइडर पब्लिक के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा है उस लॉ का, क्या इम्पैक्ट रहा है, बस यही चेक करा जाएगा। एंड अगर कोई ऐसा लॉ है जिसने ऐसे फंडामेंटल राइट को वायोलेट करा है एंड उस लॉ को 9th शेड्यूल में भी रख दिया गया है, बट एट द सेम टाइम वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वायोलेट कर रहा है, तो उस केस में चाहे फिर वो लॉ 9th शेड्यूल में ही क्यों नहीं था, उसको तब भी चैलेंज करा जा सकता है। एंड उसको चैलेंज करने के बाद उसकी वैलिडिटी को चेक करा जाएगा थ्रू राइट्स टेस्ट। राइट्स टेस्ट देखेगा कि उस लॉ का इम्पैक्ट क्या रहा है, उस लॉ का कॉन्सिक्वेंस क्या रहा है। ये चेक करने के बाद ही अगर कोर्ट को लगता है कि इसका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, फिर ऐसे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 9th शेड्यूल में था, उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, ऐसे लॉ को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट कंक्लूजन यूज करता है केशवानंदा भारती केस जजमेंट एंड इंदिरा गांधी केस। केशवानंदा भारती ने हमने ऑलरेडी देख लिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया था। इंदिरा गांधी केस में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया था, तो ये मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है एंड एग्जाम में पूछा भी जाता है। केशवानंदा भारती केस ने जस्ट जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्राइन दिया था, जो इंदिरा गांधी और राजनारायण केस था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, इसमें जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया था। अब सेकंड कंक्लूजन ने इन्हीं दोनों केसेस को यूज करा। इसने क्या कहा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 9th शेड्यूल से रिलेटेड होगी, उसकी वैलिडिटी चेक करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेरिट्स, इट्स इम्पैक्ट, और कि इस अमेंडमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करा है या नहीं। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्सिक्वेंस। पहले वाली कंक्लूजन में क्या था कि यहाँ पर लॉ को चेक करा जा रहा था, अगर उसने ऐसे फंडामेंटल राइट को वायोलेट करा है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो, एंड उसके लिए फिर राइट टेस्ट को अप्लाई करा जा रहा था। सेकंड कंक्लूजन में केशवानंदा भारती केस एंड इंदिरा गांधी जजमेंट को यूज करा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9th शेड्यूल से रिलेटेड है एंड उसने किसी ऐसे राइट को इम्पैक्ट करा है जो पार्ट 3 में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था, फिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मेरिट्स को चेक करा जाएगा, उसके इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंस को चेक करा जाएगा। अगर इसका कॉन्सिक्वेंस और इसकी मेरिट्स पॉजिटिव हैं, तभी इसको फिर वैलिड ठहराया जाएगा। थर्ड कंक्लूजन सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ऑल अमेंडमेंट्स जो 9th शेड्यूल को अमेंडमेंट करती हो, बट आफ्टर एंड ऑन 24 अप्रैल 1973, तो सारी अमेंडमेंट्स
जो कि 9th शेड्यूल से रिलेटेड हो, 24 अप्रैल 1973 के बाद आई हो, बट अगर वो सिर्फ इन्हीं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है, या प्रीलिम्स के लिए याद रख सकते हो। ये तीनों जो राइट्स हैं, आर्टिकल 21, 14 एंड 19, तो कोई भी अमेंडमेंट 9th शेड्यूल से रिलेटेड हो आफ्टर 24 अप्रैल 1973 के बाद आई हो, बट अगर वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो इन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड हैं, 21, 14 एंड 19, उनको भी चेक करा जाएगा, उनकी वैलिडिटी को भी चेक करा जाएगा। कैसे चेक करा जाएगा? थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इट मीन्स ये अमेंडमेंट्स भी जुडिशियल रिव्यू के लिए इम्यून नहीं होंगी, इनको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर ये इन आर्टिकल्स को वायोलेट करती हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 21 अगर स्पेशली देखें, ये तो सारे का सारा बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि ये किसी की लाइफ की बात करता है, लाइफ की प्रोटेक्शन की बात करता है। ऐसे ही आर्टिकल 14 में जो रूल ऑफ लॉ का पार्ट है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आर्टिकल 19 में बहुत सारे ऐसे फ्रीडम्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं। तो कोई भी अमेंडमेंट्स उसको 9th शेड्यूल में चाहे रखा गया हो, 24 अप्रैल 1973 के बाद हो, बट अगर इन सारे आर्टिकल्स इन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो तो उस केस में इनको चैलेंज करा जा सकता है। जो 4th कंक्लूजन है वो क्या कहता है? लॉज जो 9th शेड्यूल में ऐड करे गए हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनकी जस्टिफिकेशन, अगर उन लॉज ने फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करा है तो उनकी प्रोटेक्शन की जस्टिफिकेशन कैसे दी जाएगी, ये चेक करा जाएगा थ्रू नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वायोलेशन। अगर किसी लॉ ने फंडामेंटल राइट को वायोलेट करा है फिर भी उसकी जस्टिफिकेशन दी जा रही है, तो जस्टिफिकेशन को प्रूव कैसे करना है, चेक कैसे करना है कि ये वायोलेशन जस्टिफाइड है या नहीं। तो उसके लिए दो चीजें चेक करी जाएंगी कि वायोलेशन की नेचर क्या थी, किस तरह का एक्सटेंट था, किस लेवल तक वायोलेशन हुई थी। नेचर चेक करने के लिए आ जाएगा एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट, ये नागराज केस से रिलेटेड है। एंड अगर वायोलेशन का एक्सटेंट चेक करना है कि फंडामेंटल राइट्स की किस हद तक वायोलेशन हुई है, तो उससे रिलेटेड है राइट्स टेस्ट। राइट टेस्ट हमने पहले ही देख लिया है कि ये इम्पैक्ट चेक करता है कि अगर वायोलेशन हुई है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर किसी लॉ ने फंडामेंटल राइट को वायोलेट करा है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना है, तो राइट टेस्ट इम्पैक्ट और इफेक्ट चेक करता है कि उस लॉ का कॉन्सिक्वेंस कैसा था। बट अगर एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर एसेंस ऑफ द राइट का एसेंस चेक करा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन नेचर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको किसी भी सिचुएशन में वायोलेट नहीं करा जा सकता है। तो अगर नेचर ऑफ वायोलेशन चेक करना है तो एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट अप्लाई करा जाएगा जो नागराज केस से रिलेटेड है। एंड अगर एक्सटेंट ऑफ वायोलेशन चेक करना है तो राइट्स टेस्ट अप्लाई करा जाएगा जो कि इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस को देखेगा। एंड अगर ये टेस्ट अप्लाई करने के बाद लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की वायोलेशन हुई है तो उस केस में फिर ये लॉ चाहे 9th शेड्यूल में था, इसको किसी भी वे में जस्टिफाइड नहीं करा जाएगा, इसको इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट ये टेस्ट तभी अप्लाई करे जाएंगे, एसेंस ऑफ द राइट एंड राइट टेस्ट ये दोनों तभी अप्लाई करेंगे अगर ये जो लॉ लेके आई थी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 21, 14 एंड 19 से ही रिलेटेड है। यहाँ पर सिर्फ इन गोल्डन ट्रायंगल लॉज जो हैं, गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल जो हैं, इन्हीं की बात करी जा रही है। बट अगर इसके अलावा इंटायर चैप्टर की बात करी जाए, से पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स की ही बात करी जा रही है, तो ऐसे लॉ के लिए सिर्फ राइट टेस्ट ही सफिशिएंट होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए अगर से गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ ए लेके आ रही है जो पूरे फंडामेंटल राइट को ही इनएप्लीकेबल बना रहा है, अगर ये ए लॉ पूरे फंडामेंटल राइट के चैप्टर को ही लिमिट कर रहा है, उसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या एसेंस और नेचर चेक करने की जरूरत रह जाएगी? एक चैप्टर ही एलिमिनेट करा जा रहा है, उस पूरे चैप्टर को ही लिमिट करा जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के सारे पार्ट 3 को लिमिट करा जा रहा है। उस केस में फिर एसेंस चेक करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन, उसका इम्पैक्ट ही बहुत वाइडर होगा। तो सिर्फ इम्पैक्ट ही चेक कर लिया जाएगा, जस्ट राइट टेस्ट ही अप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला
वैलिडिटी ऑलरेडी एडजस्टड, मतलब कि 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉ जो ऐड करा गया था उसकी वैलिडिटी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दी है, तो उस केस में दोबारा से उसको चैलेंज नहीं करा जाएगा। बट 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई ऐसा लॉ लाया जाता है जो पहले बोला गया था कि ये फंडामेंटल राइट को वायोलेट करेगा, बट फिर भी वो लॉ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, तो उस केस में फिर अगेन वैलिडिटी को चैलेंज करा जा सकता है। अगेन ये जो लॉ होगा वो ओपन टू चैलेंज होगा। 6th एक और कंक्लूजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इम्प्यून्ड एक्ट्स और जो कॉन्ट्राडिक्टरी एक्ट्स थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई एक्शन लिया गया था, कोई ट्रांजैक्शन हुई थी, तो उसको चैलेंज नहीं करा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी 9th शेड्यूल से रिलेटेड, कुछ कंक्लूजन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर एंड 9th शेड्यूल। ये टॉपिक सारे का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी के पास घटना चक्र की बुक है तो वो स्टेट सर्विसेज का आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट होती है उसमें आप चेक कर सकते हो। बहुत बार रिपीटेडली ये पूछा गया है। यूपीएससी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, मेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जुडिशियल रिव्यू फ्रेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ये बहुत बार हम देख चुके हैं। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं वो सारी एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से ड्राइव हुआ है, बट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं है। बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं एंड उन सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13। डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट की हो गई, ये रिट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड हो गई, ये हाई कोर्ट की होगी, तो ऐसे मैंने इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लब कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 13। देखिए वैसे जितनी भी प्रोविजंस हैं हम ये सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में, फंडामेंटल राइट एंड हाई कोर्ट के चैप्टर में डिटेल में कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं इनसे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करे, बिलिटल करे, फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट हो, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही ऐसे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती हैं। तो देखिए ये तो डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की ही बात करता है, इसीलिए आर्टिकल 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ये रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, बट जो आर्टिकल 226 है ये हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। देखिए लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो कम होती है हाई कोर्ट से, क्योंकि अगर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट से रिलेटेड कोई इशू है तभी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है थ्रू आर्टिकल 32। तो सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट रिट्स इशू करता है, बट जो आर्टिकल 226 है ये हाई कोर्ट को वाइडर पावर देता है रिट इशू करने की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की ही बात नहीं करी जाती है। अगर किसी कोई लीगल राइट है उसकी वायोलेशन हुई है या फिर कोई किसी और पर्पस के लिए भी हाई कोर्ट में जाया जा सकता है एंड हाई कोर्ट फिर रिट्स इशू कर सकता है। अब नेक्स्ट जितने भी ये आर्टिकल हैं 131, 132, 143 तक, ये सारे के सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर से रिलेटेड है। डिटेल में इन सारे आर्टिकल्स को हमने कवर करा है। आर्टिकल 131 बात करता है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की विद रिस्पेक्ट टू फेडरल डिस्प्यूट्स, दैट इज अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है या फिर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो पार्टीज डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हैं। हाई कोर्ट के पास ऐसी कोई भी ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। आर्टिकल 132 बात करता है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी है तो अपील करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट की एपलेट ज्यूरिसडिक्शन है। ऐसे ही अगर सिविल केसेस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो उससे रिलेटेड है आर्टिकल 130, 133। देखिए सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं सिविल केसेस से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस से रिलेटेड, फेडरल डिस्प्यूट से रिलेटेड, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में विद एग्जांपल कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देख लें अगर आपको डिटेल में इन आर्टिकल्स को समझना है। एंड आर्टिकल 134 बात करता है
क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में क्या कब अपील करी जा सकती है कि अगर हाई कोर्ट ने किसी अक्यूज्ड पर्सन को डेथ पेनल्टी दे दी है, 10 ईयर की पनिशमेंट दे दी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी है, तो उस केस में फिर अक्यूज्ड पर्सन के पास ये प्रिविलेज होती है, उसको भी ये राइट दिया गया है कि अपनी सज़ा के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है थ्रू आर्टिकल 134 एंड देन आर्टिकल 134A। यहाँ पर भी देखिए क्रिमिनल केसेस से ही रिलेटेड अपील की बात करी जा रही है, बट डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है। जब हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी थ्रू आर्टिकल 134 की बात करें, जब हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी, तो उस पर्सन के बाद जिसको सजा दी गई थी उसके पास ही एक मैटर ऑफ राइट बन जाता है कि ऑटोमेटिकली बिना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। बट इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस होंगे उन सारी सिचुएशंस में हाई कोर्ट को सर्टिफिकेट देना होता है, हाई कोर्ट को अपने सिग्नेचर्स अपेंड करने होते हैं कि यस जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको अगर हमारी जजमेंट पसंद नहीं आ रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस आर्टिकल 134A को ऐड करा गया था बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। आर्टिकल 135 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में एनफोर्स हुआ था, तो 1950 से पहले जितने भी सारे लॉज हैं उनको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कंसिडर करा जाता है। उन सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से रिलेटेड अगर हाई कोर्ट्स कोई डिसीजन लेते थे तो अपील करी जाती थी फेडरल कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने फेडरल कोर्ट को रिप्लेस कर दिया। तो अब जो पहले अपील फेडरल कोर्ट में करी जाती थी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से रिलेटेड, अब वो अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में करी जाएगी थ्रू आर्टिकल 135। आर्टिकल 136 बात करता है स्पेशल लीव पिटीशन की। ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं विद इन 60 डेज सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन डाल सकती हैं कि हमारे केस को स्पेशल प्रिविलेज दी जाए, हमारा केस जल्दी से जल्दी सुना जाए। बट वो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर रहती है। सुप्रीम कोर्ट चूज करती है कि हमें वो केस लेना है, हमें वो हियरिंग करनी है या फिर नहीं। एक्सेप्ट ये चीज़ मिलिट्री ट्राइब्यूनल एंड कोर्ट मार्शल को छोड़कर बाकी इंडिया में जितनी भी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स हैं सबकी जजमेंट्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली जा सकती है। एंड लास्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की पावर। आर्टिकल 143 ये प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि वो किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं। नो क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो देखिए ये जो सारे आर्टिकल्स थे ये भी एक तरह से जुडिशियल रिव्यू की ही बात करते हैं। कैसे? क्योंकि लोअर कोर्ट्स जो भी जजमेंट्स दे रहे हैं उन सारी जजमेंट्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हो रहा है, उन जजमेंट्स को रिव्यू करा जा रहा है थ्रू वेरियस आर्टिकल्स। ऐसे ही है आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 बात करता है हाई कोर्ट की सुपरिंटेंडेंस की पावर की, कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि जितने भी उसकी ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट्स होंगे, सबऑर्डिनेट और लोअर कोर्ट्स होंगे या फिर ट्राइब्यूनल्स होंगी, उनके ऊपर वो कंट्रोल रख सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें, एक ज्वाइंट कोर्ट है, दोनों का इकट्ठा कोर्ट है, तो अगर इन दोनों कोर्ट की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो पंजाब एंड हरियाणा में जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे, सेशन कोर्ट हो गए, सिविल कोर्ट हो गए, जो भी कोई ट्राइब्यूनल है इन एरियाज में, तो पंजाब एंड हरियाणा की ये सारे कोर्ट्स को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कंट्रोल कर सकता है, इनके ऊपर सुपरिंटेंडेंस रख सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 245। ये आर्टिकल बात करता है पार्लियामेंट एंड जो स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ लेके आता है इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है। देखिए पार्लियामेंट का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा, जो भी पार्लियामेंट लॉज लेके आएगा वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होंगे, सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए भी होंगे, वो सारी स्टेट्स के लिए भी होंगे। बट जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट उसकी सिर्फ अपनी टेरिटरी तक ही होगा। इनफैक्ट जो पार्लियामेंट के जो लॉ हैं उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। अगर हम 6th जो शेड्यूल है
सिक्स्थ शेड्यूल में जो भी स्टेट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि कुछ इंडिया में ऐसी स्टेट्स हैं जिनको सिक्स्थ शेड्यूल में रखा गया है, एंड उन स्टेट्स के गवर्नर जो होंगे वो कुछ अलग लॉज लेके आते हैं, वहाँ की जो काउंसिल्स होती हैं, ट्राइबल काउंसिल्स होती हैं, वो अलग लॉज लेके आती हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन अपने एरियाज तक रहती है, एंड पार्लियामेंट के लॉज उन एरियाज के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये आर्टिकल 245 इस टेरिटोरियल एक्सटेंट की ही बात करता है कि किस एक्सटेंट तक पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज एप्लीकेबल हो सकते हैं हमारी कंट्री में। आर्टिकल 246 नेक्स्ट बात करता है सब्जेक्ट मैटर की, कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो भी लॉ लेके आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड, कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में ये जो भी लॉ लेके आते हैं उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है। इट मीन्स कि अगर कोई लॉ निकाला गया है, कोई बिल है, कोई एक्ट है, उसकी प्रोविजंस क्या है, उनका कंटेंट क्या है, क्या लिखा गया है उस पर्टिकुलर बिल में, इससे डील करता है आर्टिकल 246। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फार्म बिल की बात करें, जो जितने भी ये 3 फार्म बिल आए थे, है ना, बहुत सारी स्टेट्स उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। तो अगर उन स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना था फार्म्स लॉ को, तो वो आर्टिकल 246 का यूज करेंगी, क्योंकि उनको उन बिल्स का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा था, उन बिल्स का सब्जेक्ट मैटर पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही है आर्टिकल 241 एंड 254। 251 एंड 254 क्या कहते हैं कि अगर सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करेगा। वैसे भी हमारी कंट्री में क्या है, यूनिटरी बायस, तो हमारी कंट्री में तो सेंटर की ही पोजीशन स्ट्रांग रहती है, सेंट्रल लॉज की पोजीशन ही स्ट्रांग रहती है, तो वो ही प्रिवेल करता है। लास्ट है आर्टिकल 372, ये डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से जो अभी भी कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल सेडिशन, यूएपीए, ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले ही एग्जिस्ट करते थे। ब्रिटिश लेगेसी है ये सारे लॉज, सेडिशन, यूएपीए। तो देखिए, यूएपीए तो अभी यूके में भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे कुछ लॉ है जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, उनसे डील करता है आर्टिकल 372। एंड देखिए, इन सारे आर्टिकल्स का यूज करके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, इनका यूज करके हम सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के लॉज को, सेंट्रल और स्टेट लॉज को चैलेंज कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का यूज कर सकती है जुडिशरी इन्हीं आर्टिकल्स का यूज करके। अब हम देखेंगे कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का यूज करके हम चैलेंज कर सकते हैं वेरियस स्टेट और सेंट्रल लॉज को, बट इस जुडिशियल रिव्यू का स्कोप कितना है, रीच कितना है जुडिशियल रिव्यू का। तो देखिए, कोई भी लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट, कोई भी अगर कोई बिल लेके आया है सेंटर के द्वारा, स्टेट ने कोई बिल लेके आई है स्टेट, तो कोई भी लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इनको चैलेंज करा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी एंड हाई कोर्ट में भी। इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करा जा सकता है 3 ग्राउंड्स पर। फर्स्ट ग्राउंड क्या कहती है, अगर इन लॉज ने, इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ने फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन करी है। सेकंड, जिस अथॉरिटी ने ये लॉ फ्रेम करा था ये उसकी कॉम्पिटेंस था ही नहीं, ये उसकी लीगल अथॉरिटी थी ही नहीं, उसकी अथॉरिटी के बाहर था, उसके पास पावर थी ही नहीं कि ये वो पर्टिकुलर लॉ फ्रेम कर पाती। थर्ड, किस बेसिस पर चैलेंज करा जा सकता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वायोलेशन हो रही है। एंड ये जो थर्ड प्रोविजन है ये एक बहुत ही जनरल सी प्रोविजन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसकी वायोलेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविजन की, किसी भी आर्टिकल्स की यहाँ पर बात करी जा सकती है। तो देखिए, अब अगर हम अपने इंडिया के एंड अमेरिका के जुडिशियल रिव्यू की बात करें, क्योंकि अमेरिका से ही ये कॉन्सेप्ट ड्राइव करा गया है, तो इसीलिए उसी के साथ ही कंपैरिजन भी करा जा रहा है। हमारा जुडिशियल रिव्यू का जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के कंपैरिजन में नैरो है, क्योंकि अमेरिका में बात होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की एंड एट द सेम टाइम वहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी है। इसी की वजह से ही, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वजह से ही, चाहे अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं करी गई है, उसके बावजूद भी अमेरिका का जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वाइडर है देन इंडिया, क्योंकि इंडिया में होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब इन दोनों का डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है। वैसे फंडामेंटल राइट चैप्टर में हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में कवर भी कर चुके हैं, तो अगर किसी को डिटेल में समझना है
तो फंडामेंटल राइट की वो वीडियो जाकर देख लें। आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का डिफरेंस देखा था हमने। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि यूके का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में भी यही फॉलो होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के सिटीजन्स को ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकता है। ज्यादा प्रोटेक्शन कैसे देता है? क्योंकि ये दोनों एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को चेक करता है। ये चेक करता है कि जो भी लॉ लेके आया गया है क्या वो फेयर है या फिर नहीं। जिस भी अथॉरिटी ने ये लॉ लाया है क्या उसके पास ये अथॉरिटी थी उसको फ्रेम करने की। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये भी चेक करा जाता है कि क्या जो भी लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है या नहीं। बट जो हमारा इंडिया का प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये सिर्फ यही चेक करता है कि जिस भी अथॉरिटी ने वो लॉ फ्रेम करा है कि क्या ये उसकी अथॉरिटी में था, क्या ये उसके पास पावर थी उसको उस लॉ को फ्रेम करने की। एट द सेम टाइम प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ही जनरली चेक करता है, ये लेजिस्लेचर को चेक नहीं करता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में सिर्फ एग्जीक्यूटिव का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है उसी को ही चेक करा जाता है। इसमें लेजिस्लेचर के लॉ की फेयरनेस को चेक नहीं करा जाता है, जस्ट प्रोसीजरल पार्ट चेक कर लिया जाता है। यही चेक कर लिया जाता है कि जिस अथॉरिटी ने ये लॉ फ्रेम करा है, हमारे केस में पार्लियामेंट एंड ऑल, अगर एग्जीक्यूटिव की कोई पॉलिसी है तो जिस भी अथॉरिटी ने ये लॉ फ्रेम करा है क्या ये उसकी कॉम्पिटेंस थी, क्या उसके पास लीगल अथॉरिटी थी ऐसा लॉ फ्रेम करने की, ऐसा एक्शन लेने की। हमारे इंडिया में बस यही चेक करा जाता है, लॉ की फेयरनेस को चेक नहीं करा जाता है। बट मेनका गांधी जजमेंट के बाद हमारे इंडिया में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक हद तक यूज होना स्टार्ट हो गया है, बट अभी तक इसका यूज लिमिटेड ही है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जितनी पावर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसी की वजह से ही कुछ क्रिटिक्स अमेरिका की ड्यू प्रोसेस की वजह से एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी की वजह से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं थर्ड चैम्बर ऑफ द लेजिस्लेचर, सुपर लेजिस्लेचर एंड ऑर्बिटर ऑफ सोशल पॉलिसी। प्लीज इनको भी आप याद रखें। तो हमारा इंडिया ना तो पूरा ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को फॉलो करता है एंड ना ही कंप्लीटली इंडिया अमेरिका का जुडिशियल सुप्रीमेसी को फॉलो करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। हमारे यहाँ पर ब्रिटेन के जैसे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया का पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, इसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर नहीं है। ऐसे ही हमारे इंडिया में जुडिशियल सुप्रीमेसी भी नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी के ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, जुडिशरी के ऊपर भी चेक रखा हुआ है। तो हमारे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम एक तरह से अमेरिका एंड ब्रिटेन का सिंथेसिस है, दोनों का मिक्स है एंड दोनों का बैलेंस लेके चलता है। अब देखते हैं हम कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। इससे रिलेटेड वेरियस जस्टिसेस की जो जजमेंट्स हैं थोड़ी उनको भी देखेंगे, उनके व्यू देखेंगे। 3 रीजंस की वजह से जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये तीनों ही ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। दैट इज चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, ये मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये तीनों ऑर्गन पावर ड्राइव करते हैं, ना कि ये तीनों ऑर्गन्स की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन है तभी ये तीनों ऑर्गन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है इसी की वजह से ही इनके पास पावर्स हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही बोला गया है कि कोई भी एक ऑर्गन सुप्रीम नहीं बनेगा, कोई भी एक ऑर्गन अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटरशिप को एक्सरसाइज नहीं करेगा। एंड एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी इंपॉर्टेंस है, सो दैट जो हमारी सोसाइटी के कुछ वल्नरेबल सेक्शन हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि उतनी ज्यादा प्रिविलेज्ड नहीं है, तो उनके पास भी इक्वालिटी हो, वो भी थोड़ी प्रिविलेजेस फील करें, उनके पास भी सिक्योरिटी हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनी रहनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसी बहुत सारी प्रोविजंस दी गई हैं जो ऐसे सेक्शंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि हम फंडामेंटल राइट्स की एग्जांपल ले सकते हैं, शेड्यूल 6 की एग्जांपल ले सकते हैं हम। देन नेक्स्ट है
टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम। फेडरल इक्विलिब्रियम की बात करी जा रही है, इट मीन्स फेडरल ऑर्गन्स की बात करी जा रही है, सेंटर स्टेट की बात करी जा रही है। हमारे इंडिया में सेंट्रल की तरफ ज़्यादा पावर रहती है क्योंकि यहाँ पर यूनिटरी बायस है, बट फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ट्राई करा गया है कि एक फेडरल इक्विलिब्रियम बना रहना चाहिए। स्टेट्स के पास भी अपनी पावर होनी चाहिए, उनके पास भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। जितने भी रीजनल एरियाज हैं वो अपने कुछ जो रीजनल लॉज हैं, जो उनकी कस्टम्स हैं, उनको भी इंडिपेंडेंटली और फ्रीडम से फॉलो कर पाएं। इसलिए ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है, सो दैट स्टेट्स के पास भी अपनी ऑटोनॉमी रहे। जो सेंटर है स्टेट में इतना भी ज़्यादा एनक्रोच ना करे, इतना भी ज़्यादा इंट्रूड ना करे कि वो चोक ही करने लग जाएं। इसलिए फेडरल इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए भी जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगर सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, ना कि उन्हें किसी अपील की जरूरत पड़े। एंड लास्ट जो रीजन है वो है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये हम बहुत बार देख चुके हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करनी है तो जुडिशियल रिव्यू है, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट, जो कि जिसके थ्रू अगर किसी के फंडामेंटल राइट की वायोलेशन होती है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अलावा हाई कोर्ट के पास भी रिट जुरिस्डिक्शन की पावर है, आर्टिकल 226 अभी देखा है हमने। तो इन सारे रीजंस की वजह से जुडिशियल रिव्यू इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ ना व्यूज दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने व्यू दिए हैं रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू। कुछ उनके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं यहाँ पर मैंने वो अलग से लिख दिए हुए हैं मैंने यहाँ पर। देखिए सबसे पहला व्यू क्या कहता है, दैट इन इंडिया इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम एंड दैट अ स्टैट्यूट लॉ टू बी वैलिड must be in conformity with the constitutional requirements and it is for the judiciary to decide whether any enactment is constitutional or not। ये व्यू दिया है देखिए जस्टिस कानिया ने, एंड केस है A.K. गोपालन केस। इस केस में जस्टिस कानिया ने रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू क्या बोला है कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, एंड अगर किसी लॉ को, जो भी लेजिस्लेचर लॉ लेके आया है, उसको अगर वैलिड रहना है, वो लॉ तभी वैलिड रहेगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लाई कर रहा है। एंड ये डिसाइड करना कि क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो ये काम जुडिशरी को दिया गया है। तो देखिए ये जो व्यू है जस्टिस कानिया का, ये भी एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू की ही बात करता है। कीवर्ड्स इसमें क्या है कि जुडिशरी ही डिसाइड करेगी एंड हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। सेकंड व्यू है जस्टिस पतंजलि शास्त्री का। इन्होंने क्या कहा है, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एक्सप्रेस प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन as to its conformity with the constitution. This is especially true as regards the fundamental rights to which the court has been assigned the role of sentinel on the qui vive। तो देखिए इसमें जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने क्या बोला है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड एक्सप्रेस प्रोविजन है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है आर्टिकल 13 की। अगर आप आर्टिकल 13 का कंटेंट पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रॉपरली लिखा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक्सप्लिसिटली बोला गया है, बताया गया है कि हमारे आर्टिकल 13 में कि यस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर जस्टिस पतंजलि ने क्या बोला है कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस प्रोविजन है रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू अगर किसी लेजिस्लेशन को चेक करना है। एंड ये स्पेशली किसके लिए ट्रू है, तो ये स्पेशली ट्रू है फंडामेंटल राइट्स के लिए। ये भी आर्टिकल 13 में ही बोला गया है कि अगर किसी फंडामेंटल राइट को वायोलेशन होता है, उसका इनकंसिस्टेंट है कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट से, तो उसको चेक करा जा सकता है आर्टिकल 13 का यूज करके, दैट इज जुडिशियल रिव्यू का यूज करके। एंड ये रोल किसको दिया गया है, कोर्ट को ही दिया गया है। कोर्ट के पास एक सेंटिनल का रोल है, दैट इज एक गार्ड का रोल है विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो नेक्स्ट व्यू है वो दिया है जस्टिस खन्ना ने इन केशवानंदा भारती केस। अब देखिए ये ना जो ऐसे ये सारे व्यू हैं, ये सारे के सारे व्यू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये जो जजमेंट्स हैं, देखिए ये जो केशवानंदा भारती जजमेंट है,
ये जो AK गोपालन जजमेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। तो अगर किसी जस्टिस ने इन जजमेंट्स में कोई व्यू दिया है तो आंसर राइटिंग के लिए वो व्यू भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी कभी कभी डायरेक्टली व्यू दे दिया जाता है एंड पूछ लिया जाता है कि ये व्यू किसने दिया था। तो आपको एक दो बार रीड करके इन व्यूज का भी पता होना चाहिए। तो ये जो नेक्स्ट व्यू है वो दिया है जस्टिस खन्ना ने केशवानंदा भारती केस में। एज लॉन्ग एज सम फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट and are a part of constitution, the power of judicial review has to be exercised with a view to see that the guarantees afforded by these rights are not contravened। तो यहाँ पर देखिए जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच का रिलेशन बताया है कि जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तब तक जुडिशियल रिव्यू भी एग्जिस्ट करेगा, सो दैट ये चेक करा जा सके कि जो भी इन राइट्स में प्रोटेक्शन दी जा रही है कि क्या कोई ऐसा लॉ तो नहीं है जो इस प्रोटेक्शन को कॉन्ट्रावीन करता हो, इस प्रोटेक्शन को वायोलेट करता हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यू है। जो नेक्स्ट व्यू दिया है वो दिया है जस्टिस भगवती ने इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। बहुत सिंपल सा व्यू है, इसमें भी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई है। दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लेक्स, लेक्स होता है लॉ से रिलेटेड, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ है, यही परमानेंट लॉ ऑफ लैंड है। एंड हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है, कोई भी ऑर्गन नहीं है गवर्नमेंट का, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे फिर वो लेजिस्लेचर हो, एंड इनफैक्ट चाहे वो जुडिशरी भी क्यों ना हो, ये कोई भी ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं है। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपनी अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर ड्राइव करते हैं। चाहे कोई ऑर्गन, चाहे कोई अथॉरिटी कितनी भी ज़्यादा हाईली प्लेस्ड क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा लोफ्टी हाई पोजीशन की क्यों ना हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं हो सकती है। एंड कोई भी ऑर्गन इंडिविजुअली ये डिसाइड नहीं कर सकता कि सिर्फ हमारे पास ही पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, कि हमारे पास ही सोल अथॉरिटी है। कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं बोल सकता है। सिर्फ कोर्ट ही अल्टीमेट इंटरप्रेटर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कोर्ट को ही ये डेलिकेट टास्क दिया गया है कि ये डिसाइड करना कि गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन के पास कितनी पावर होगी, किस हद तक वो लिमिटेड होगी, क्या लिमिट्स होगी, ये सारा कुछ कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अल्टीमेट इंटरप्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्ट ही होगा। देन नेक्स्ट व्यू है जस्टिस चंद्रचूड़ का मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। अब ये केस भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए तो इनका व्यू भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये व्यू दिया है, उन्होंने क्या कहा है, दैट इट इज़ द फंक्शन ऑफ द जजेस मे देयर ड्यूटी टू प्रोनाउंस अपॉन द वैलिडिटी ऑफ लॉज। जजेस ही लॉज की वैलिडिटी को डिसाइड करेंगे, प्रोनाउंसमेंट्स देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू की ही बात करी जा रही है। अगर वैलिडिटी चेक करी जा रही है, इट मीन्स जुडिशियल रिव्यू की बात करी जा रही है। इफ कोर्ट्स आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ दैट पावर, the fundamental rights conferred on the people will become a mere adornment, because rights without remedies are as written water. A controlled constitution will then become uncontrolled। देखिए ये व्यू किससे रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जुडिशरी की कुछ पावर को कर्टेल कर दिया था, पावर्स को कम कर दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट ये काम क्यों कर रही थी, सो दैट लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाई जा सकें। लेकिन फिर मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको हटा देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को दिए गए हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट के पास पावर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोर्ट से ही पावर छीन ली जाएगी तो फंडामेंटल राइट्स जस्ट कैसे रह जाएंगे, जस्ट अ मेयर एडॉर्नमेंट, एक डेकोरेशन के जैसे ही रह जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्यों वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि कोई रेमेडी ही नहीं होगी। तो फंडामेंटल राइट्स की जो एक सैंक्टिटी बनी हुई है वो इसीलिए है क्योंकि जो आर्टिकल 32 की रिट ज्यूरिसडिक्शन की पावर है वो इनको सेम टाइम पर प्रोटेक्शन भी देती है। आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देता है वो खुद भी एक फंडामेंटल राइट ही है। तो अगर इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट कौन करेगा, कोर्ट। इसी वजह से कोर्ट की पावर छीनी नहीं जा सकती है, कोर्ट को अपनी पावर से डिप्राइव नहीं करा जा सकता है। नेक्स्ट व्यू है जस्टिस अहमदी का। इस व्यू में देखिए जस्टिस ने क्या बोला है,
The judges of the Supreme Court have been entrusted with the task of upholding the Constitution and to this end have been conferred the power to interpret it. कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की जो पावर है, जो काम दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो इस काम को अचीव करने के लिए कोर्ट के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की भी पावर है। इट इज दे who have to ensure that the balance of power envisaged by the constitution is maintained and that the legislature and the executive do not in discharge of their functions transgress constitutional limitations। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे ऑर्गन्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं, तो जुडिशरी का ही काम बनता है ये इंश्योर करना कि पावर का बैलेंस बना रहे सारे ऑर्गन्स के बीच में। कोई भी ऑर्गन जब अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के बियॉन्ड वो काम ना करे, अपनी ज्यूरिसडिक्शन को वो एक्सीड ना करे, किसी दूसरे ऑर्गन में इंटरफेयर ना करे, इंट्रूड ना करे। तो यही बात करी गई है इस व्यू में। एंड लास्ट व्यू है जस्टिस रामास्वामी का। उन्होंने क्या बोला है, द फाउंडिंग फादर वेरी वाइजली therefore incorporated in the constitution itself the provisions of judicial review so as to maintain the balance of federalism, to protect fundamental rights, fundamental freedoms guaranteed to the citizen and to afford a useful weapon for availability। देखिए ये सारे व्यूज़ ना सेम ही जुडिशियल रिव्यू की ही बात करते हैं। यहाँ पर भी देखिए बोला गया है, जस्टिस रामास्वामी ने क्या बोला है कि फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही जुडिशियल रिव्यू को इंक्लूड कर दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की ही बात करती हैं। ऑल दो जुडिशियल रिव्यू फ्रेज कहीं यूज़ नहीं करा गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की ही बात करती हैं। किन चीज़ों के लिए, फंडामेंटल फ्रीडम बनी रहे, फंडामेंटल राइट्स सिक्योर रहें, फेडरलिज्म में बैलेंस बना रहे, तो ये सारी चीज़ें इनमें बोली गई हैं। तो अब ये चैप्टर ख़त्म होता है जुडिशियल रिव्यू का। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, इट एडेड सम वैल्यू, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गिव योर फीडबैक इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।